मैकेनिक्स जब शुरुआत किए थे तो सबसे पहले काइनेटिक ट्रायंगल लॉ ऑफ एक्सेलरेशन था। ये एक फंडामेंटल लॉ है जिसमें कोई रीज़न की ज़रूरत नहीं। उसके बाद शुरू होता है न्यूटन्स लॉ, और तब फिर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तीन न्यूटन्स लॉ, एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक फर्स्ट ट्रायंगल लॉ, और एक और 6 फंडामेंटल्स हैं। अभी सबसे पहले इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसको कहते हैं, इसको याद कीजिए, 11th में पढ़े भी होंगे। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो प्लेस जहाँ से देखने पर बॉडी ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यानी बॉडी गेट्स एक्सेलरेटेड ओनली व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिव, देयर इज नो अदर एजेंसी हु कैन एवर कॉज एन एक्सेलरेशन। यानी वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहाँ से देखने पर बॉडी में एक्सेलरेशन तभी आता हो जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगता हो, जो लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड हो। लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब बॉडी गेट्स एक्सेलरेटेड ओनली आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच लॉ ऑफ इनर्शिया इज वैलिड। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेयर लॉ ऑफ इनर्शिया इज वैलिड। और लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया इज वैलिड, वह फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां लॉ ऑफ इनर्शिया वैलिड हो, यानी जहां न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया लागू होता हो। और न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है, तो उसका मतलब हुआ बॉडी गेट्स एक्सेलरेटेड, बॉडी गेट्स एक्सेलरेटेड ओनली आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स ही एकमात्र कॉज है जिसके कारण बॉडी एक्सेलरेट होगा। देयर इज नो अदर एजेंसी एक्सेप्ट द फोर्स हु कैन एवर कॉज एन एक्सेलरेशन। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसको कहते हैं जहां लॉ ऑफ इनर्शिया लागू हो। और लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब बॉडी गेट्स एक्सेलरेटेड ओनली आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स इज द ओनली एजेंसी हु कैन कॉज एन एक्सेलरेशन। दैट मीन्स जब कभी भी आप किसी बॉडी को एक्सेलरेटेड देखें तो देयर मस्ट बी एन अनबैलेंस फोर्स, एंड इफ देयर इज एन अनबैलेंस फोर्स द बॉडी मस्ट बी अंडर एक्सेलरेशन। देयर इज नो अदर एजेंसी एक्सेप्ट द फोर्स हु मे कॉज एन एक्सेलरेशन। लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब बल के सिवा कोई और बाहरी कारक नहीं संभव है जिसके कारण एक्सेलरेशन आए। एक्सेलरेशन का एकमात्र कारण फोर्स है। जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यह स्टेटमेंट वैलिड है उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। और हम लोग अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन यानी मोशन का डिस्क्रिप्शन देने वाले हैं इनर्शियल फ्रेम में। यानी इनर्शियल फ्रेम आज थ्योरी पढ़ना है, प्रॉब्लम्स अगले क्लास में होगा। अगर लास्ट में कोई दिक्कत हुई तो भी बता देंगे। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसको कहते हैं जहां लॉ ऑफ इनर्शिया लागू हो। और लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब बॉडी गेट्स एक्सेलरेटेड ओनली आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी फोर्स इज द ओनली एजेंसी हु कैन कॉज एन एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये भी हुआ देयर इज नो अदर एजेंसी एक्सेप्ट द फोर्स हु मे कॉज एन एक्सेलरेशन, यानी बल के सिवाय कोई और बाहरी कारक नहीं है जिसके कारण एक्सेलरेशन संभव है। फोर्स इज द ओनली कॉज। तो अगर कभी बॉडी बिना किसी फोर्स के एक्सेलरेटेड दिखाई दे तो इसका मतलब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल फ्रेम है। अदरवाइज बॉडी में एक्सेलरेशन है तो उसका कारण फोर्स है, और अगर अनबैलेंस फोर्स एक्ट कर रहा है तो उसका इफेक्ट एक्सेलरेशन है। उसी को कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में या से अगर ऑब्जर्वेशन करें तो मटेरियल बॉडी के बिहेवियर ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करना है, का नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उसमें कुछ फंडामेंटल्स इंस्टॉल करने होते हैं, जैसे नया टर्म आएगा इसलिए यह फंडामेंटल चैप्टर है। इसलिए इसका में अगर नहीं समझे तो आगे हर चैप्टर में 12 में 11th में सब में प्रॉब्लम आनी है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बॉडी के मोशनल बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है, और केवल तब जब आप उसका ऑब्जर्वेशन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कर रहे हो। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये लॉ लागू नहीं है। यानी वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेयर बॉडी गेट्स एक्सेलरेटेड विदाउट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स,
where force is the one of the agency, there may be some other cause on agency who may cause an acceleration, उसको हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। तो अभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉ के बारे में डिस्क्रिप्शन यानी एक्सप्लेनेशन के साथ, तो उसमें सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कुछ टर्म्स कुछ पॉइंट्स देखने हैं। तो लिखिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में स्कूल में भी पढ़े हैं, 11th में भी पढ़े हैं, मगर सब ज़्यादातर स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। स्टेटमेंट्स के बदले कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पॉइंट्स उसका एक्सप्लेनेशन देखिए। सबसे पहला पॉइंट, अगर आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जेक्ट्स का ऑब्जर्वेशन कर रहे हों तो उसमें कौन सा स्टेट ऑफ मोशन है जिसे आप नेचुरल मानेंगे। मतलब अगर बॉडी को रेस्ट में देख सकते हैं, बॉडी को मोशन में पा सकते हैं, बॉडी रेस्ट से मोशन में जाता हुआ एक्सेलरेटेड पाया जा सकता है, बॉडी मोशन से रेस्ट में आता हुआ रिटार्डेड पाया जा सकता है, या और भी कुछ हो सकता है। हमें न्यूटन्स लॉ के हिसाब से स्टेट ऑफ रेस्ट यानी स्टेट ऑफ रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट में दिखाई दे आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, एंड स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन आर टू नेचुरल स्टेट्स, नेचुरल स्टेट्स, यह दो प्राकृतिक अवस्थाएं हैं। यानी स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन आर टू नेचुरल स्टेट। अब नेचुरल का मतलब क्या? द स्टेट विच नीड नॉट टू बी मेंटेन, वह अवस्था जिसको बनाए रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती हो, जो स्वतः बनी रहती हो, नथिंग नीड टू बी डन टू मेंटेन इट, और जिसका कोई रीज़न नहीं दे सकते। वन द स्टेट विच कैन नॉट बी रीजन कि बॉडी इस स्टेट में क्यों है और कैसे, उसे कहते हैं नेचुरल स्टेट। यहाँ पर स्टेट फर्स्ट पॉइंट न्यूटन्स लॉ में, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन आर नेचुरल स्टेट्स, मतलब विरामावस्था और समरूप गति की सरल रेखा में गति की अवस्था प्राकृतिक अवस्थाएं हैं। इनको बनाए रखने की कोई ज़रूरत नहीं, अपने आप बने रहते हैं। अब ये अवस्थाएं किस फ्रेम में? तो व्हेन ऑब्जर्व्ड फ्रॉम inertial frame of reference, inertial frame of reference, जब हम इसे inertial frame of reference ऑब्जर्व करें तो बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में बना रहेगा। ये दो अवस्थाएं नेचुरल स्टेट हैं, अगर रेस्ट में मिले तो इसका कोई रीज़न नहीं, अगर यूनिफॉर्म मोशन में हो तो इसका भी कोई रीज़न नहीं। These two states are natural, they need not to be reason। आप मत पूछिए ऐसा क्यों है, बस ये होता है। बाकी जब कभी बॉडी रेस्ट से मोशन में आ रहा हो, या मोशन से रेस्ट में आ रहा हो, या स्पीड अप हो रहा हो या स्लो डाउन हो रहा हो, तो उसका रीज़न होगा। लेकिन अगर रेस्ट में है तो कोई रीज़न नहीं, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो भी कोई रीज़न नहीं। बट वेन एवर बॉडी इज़ फाउंड टू बी एक्सेलरेटिंग और स्पीडिंग अप, स्पीड बढ़ रही हो और स्लोइंग डाउन, तो उसका रीज़न है। कन्वर्जन फ्रॉम रेस्ट टू मोशन इज़ नॉट नेचुरल, देयर मे बी ए कॉज, देयर मस्ट बी ए कॉज। कन्वर्जन फ्रॉम मोशन टू रेस्ट is also not natural. But if the body is at rest, or if it is moving on a straight line with constant velocity, it need not to be reason, it is natural। यही बात बोला न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का पहला पॉइंट। अगर ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वेशन आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कर रहे हों तब, ये पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट, इनर्शिया इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जड़त्व पदार्थ का गुण है, इस स्कूल में भी पढ़े। इनर्शिया इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इनर्शिया इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। उम्मीद है ये पॉइंट आप समझे होंगे। हम लोग न्यूटन्स लॉ का आज स्टेटमेंट नहीं पढ़ने जा रहे हैं, स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन पॉइंट वाइज देख रहे हैं। इसको में जो रीज़न आपको पॉइंट ना समझ में आए आप मैसेज कर सकते हैं, बहुत ज़रूरत पड़े तो बोल भी सकते हैं।
तो स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन आर टू नेचुरल स्टेट्स, दे नीड नॉट टू बी मेंटेन, नथिंग नीड नॉट टू बी रीजन। उनसे बारे में मत पूछिए कि वो रेस्ट में क्यों है। इट इज़ नेचुरल, वंस बॉडी इज एट रेस्ट इट शुड कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट फॉर एवर, नथिंग नीड टू बी डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी टू मेंटेन इट एट रेस्ट, पहला पॉइंट। और यूनिफॉर्म मोशन में भी यही बात है, बाकी सभी अवस्थाएं बनानी पड़ती है, अपने आप बनी नहीं रहती। अब दूसरा पॉइंट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अंदर में ही पढ़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट है इनर्शिया इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जड़त्व पदार्थ का मूलभूत गुण है। मतलब इनर्शिया इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इनर्शिया पदार्थ का गुण है। अब इनर्शिया किसको कहते हैं? इनर्शिया इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। और आपको याद होगा हर प्रॉपर्टी की पहचान क्या है, गुण कैसे पहचाना जाता है? आचरण से। यानी इनर्शिया इज ए प्रॉपर्टी, तो इसके साथ एसोसिएटेड बिहेवियर क्या है? इसके साथ एसोसिएटेड बिहेवियर है कि इस प्रॉपर्टी के कारण बॉडी बिकम सेंसिटिव टू एक्सटर्नल पुश एंड पुल। जब हम बाहर से पुश करें या पुल करें, उस पर बॉडी रेस्पॉन्ड करे बाय बीइंग एक्सेलरेटेड। ये तभी पॉसिबल है जब बॉडी में प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया हो। यानी फिर से समझिए, जैसे जड़त्व क्या है, तो इनर्शिया इज प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर, पदार्थ के अंदर वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी बिकम सेंसिटिव टू एक्सटर्नल पुश एंड पुल। हम किसी बॉडी को हिट करें, वो चल दे, एक्सेलरेट हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं। जब उसमें इनर्शिया होगा देन इट गेट्स एक्सेलरेटेड। इनर्शिया मेक्स द बॉडी सेंसिटिव टू एक्सटर्नल पुश एंड पुल। जैसे हम आपको डांटें और आपको बुरा लगे, नहीं लगेगा बुरा, अनलेस देयर इज सेंस इनसाइड, जिसकी वजह से आपको बुरा लगता है। तो उसी तरह मैटर में भी, इफ यू पुश और हिट और स्ट्राइक द बॉडी, it gets accelerated not due to because a strike is there, but rather it is the property of the matter which makes it sensitive to hit and push and strike. इसी property को inertia कहते हैं। यानी inertia is property of matter which makes it sensitive to external hit and push and strike. जो बाहरी hit and push and strike के प्रति बॉडी को sensitive बना देता है, उसी को inertia कहते हैं। समझे? And inertia is property of matter which makes it sensitive to external hit, push और pull। आगे चल के हम पुश एंड पुल को डिस्प्लेस करेंगे किसी और टर्म से। यानी बाहर से आप धक्का दें, पुश करें, पुल करें, body gets accelerated not due to the push and pull, it is sensitivity of the matter which makes it capable of responding to the external push and pull। यानी इनर्शिया पदार्थ को बाहरी स्ट्राइक, हिट और पुश के प्रति सेंसिटिव बनाता है। ये दूसरा पॉइंट हुआ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में कि इनर्शिया क्या है। अब तीसरा पॉइंट, किसी भी बॉडी में जो अमाउंट ऑफ इनर्शिया है वो तय करता है कि बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा। कई बार आप हिट करें दो बॉडी को बराबर से, लेकिन एक ज़्यादा एक्सलेट होता होगा, एक कम, बिकॉज एक में इनर्शिया कम होगा और एक में इनर्शिया ज़्यादा। इनर्शिया की इस मात्रा को नापने के लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं मास। मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया। तीसरा पॉइंट ये कि मास वो टर्म है जिससे हम इनर्शिया के कंटेंट को नापते हैं कि बॉडी के अंदर कितना इनर्शिया मौजूद है। तो मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया। लिखिए, मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया। बॉडी में इनर्शिया के कंटेंट को बताता है। मास क्या है? तो मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया। पहला पॉइंट था कि स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन आर टू नेचुरल स्टेट, दे need not to be maintained or supported by the external agency whenever you are observing the object from inertial frame of reference। यानी जब आप inertial frame of reference से ऑब्जर्व कर रहे हो तो बॉडी अपने आप एक्सलेट हो, बॉडी में स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन हो, तो इसको नेचुरल मानेंगे, ये अपने आप बना रहता है, इसे बनाए रखने के लिए कुछ नहीं करना है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट था कि हर बॉडी में मटेरियल जो है उसमें एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। एंड इनर्शिया मेक्स द बॉडी कैपेबल ऑफ सेंसिंग द एक्सटर्नल हिट एंड पुश।
बाहर से आप धक्का दें, स्ट्राइक करें, वो एक्सेलरेट होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा। अगर होगा तो इसलिए नहीं कि फोर्स लग रहा है, हिट कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि उसके अंदर प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया है। इनर्शिया मेक्स द बॉडी सेंसिटिव टू एक्सटर्नल पुश एंड पुल, ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट, किसी भी मटेरियल बॉडी में इनर्शिया का अमाउंट कितना है, मात्रा, उसको नापते हैं मास से। यानी मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया, हाउ मच इनर्शिया इज कंटेन्ड बाय द बॉडी, बिकॉज द अमाउंट ऑफ इनर्शिया डिसाइड्स कि एक्सेलरेशन कितना होगा। ये ठीक है, हिट करेंगे, पुश करेंगे तो एक्सेलरेट होगा, मगर एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा कि कम होगा, ये तय करेगा इनर्शिया की मात्रा। और उसी इनर्शिया की मात्रा को नापते हैं मास से। यानी मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया दैट डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल हिट एंड पुश एंड पुल। ये तीसरा पॉइंट है। तो मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया विच डिटरमाइंस क्या, द अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन जो बॉडी में आएगा, यानी रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी किसके प्रति, टुवार्ड द एक्सटर्नल पुश एंड पुल। बाहर से जब आप स्ट्राइक करेंगे या हिट करेंगे तो बॉडी कितना एक्सेलरेट होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, ये मास तय करता है। और मास किसको नापता है, तो इनर्शिया को नापता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट हुआ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अधीन। अब चौथा पॉइंट, बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन में जो चेंज आता है, इसका कॉज कहाँ है, अंदर या बाहर। तो चौथा पॉइंट कहता है देयर विल बी नेवर ए चेंज इन ए स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी अनलेस देयर इज इंटरैक्शन बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। जब तक बॉडी और उसके सराउंडिंग में किसी और बॉडी के साथ उसका इंटरैक्शन न हो, बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा। जब कभी जहाँ कभी भी आप स्टेट ऑफ मोशन में चेंज पाइए तो उसका कारण है एक्सटर्नल इंटरैक्शन विद द सराउंडिंग। यानी द कॉज ऑफ चेंज इन द बॉडी इज नॉट लाइंग इनसाइड द बॉडी, इट इज रैदर आउटसाइड द बॉडी। जैसे कई बार हमारी सब गलती के लिए हम रेस्पॉन्सिबल हैं, काहे पेट दुख रहा है तो काहे खाए थे, ये वाला अप्रोच नहीं। ये यहाँ बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन में जो चेंज आया उसका कॉज अंदर नहीं है, उसका कॉज बाहर है। और बाहर किस में है, तो उसी तरह का एक और बॉडी है, उसके और इसके बीच देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, दैट समथिंग आगे चल के कहलाएगा मैकेनिकल इंटरेक्शन। तो इसलिए चौथा पॉइंट में यह है कि देयर विल बी नो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी अनलेस देयर इज इंटरैक्शन बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। वस्तु की अवस्था में कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक वस्तु और उसके परिवेश में किसी और के साथ मैकेनिकल इंटरैक्शन न हो। सवाल ये भी है कि मैकेनिकल इंटरैक्शन किसको कहते हैं, जवाब बाद में आएगा। तो चौथा पॉइंट लिखिए, देयर विल बी नो चेंज, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा जब तक के बॉडी और सराउंडिंग के बीच इंटरैक्शन ना हो। एंड इसमें एक्सप्लेनेशन मांगता है व्हाट इज इंटरैक्शन, एक्सप्लेनेशन मांगता है हु इज सराउंडिंग, बट वो सब बात आगे। अभी जो स्टेटमेंट है इस पॉइंट के अंतर्गत कि देयर विल बी नो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी अनलेस देयर इज इंटरैक्शन बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग। तो ये लिख लेते हैं, देयर विल बी नो चेंज in a state of motion of the body, a state of motion of the body, बॉडी के स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा जब तक बॉडी और सराउंडिंग के बीच इंटरेक्शन ना हो। नो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी अनलेस देयर इज इंटरैक्शन किसके बीच, बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग, बॉडी और सराउंडिंग के बीच जब तक इंटरैक्शन ना हो तब तक बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी चेंज का कॉज बॉडी के अंदर नहीं है, बॉडी के बाहर है। ये चौथा पॉइंट हुआ। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अधीन हम लोग ये 4 बातें समझे। पहला पॉइंट कि स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन as observed from inertial frame of reference are 2 natural states.
दे नीड नॉट टू बी मेंटेन, उनको बनाए रखना नहीं पड़ता. बॉडी, इफ द बॉडी इज एट रेस्ट इट विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट फॉर एवर. इफ द बॉडी इज अंडर मोशन इट विल कंटिन्यू टू बी अंडर मोशन फॉर एवर. अगर बॉडी रेस्ट में है तो सदा रेस्ट में रहेगा, और यूनिफॉर्म मोशन में है तो सदा रहेगा, उसे बनाए रखने की कोई ज़रूरत नहीं. दूसरा पॉइंट था कि इनर्शिया इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच मेक्स इट सेंसिटिव टू एक्सटर्नल हिट एंड पुश एंड स्ट्राइक. और तीसरा पॉइंट था दिस इनर्शिया कंटेंट ऑफ द बॉडी इज मेजर्ड बाय अ टर्म कॉल्ड मास. और अंतिम पॉइंट था देयर विल बी नो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी unless there is interaction between body and surrounding. ये 4 पॉइंट्स पढ़े न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अंदर, यानी अधीन या अंडर. अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखें. तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्कूल में पढ़े होंगे, वही बातें हैं मगर थोड़ा पॉइंट्स वाइज अलग तरीके से. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग बॉडी को एक मैकेनिकल आइडेंटिटी देने वाले हैं, और सबसे पहली आइडेंटिटी होती है, उसके लिए वैल्यू है मास. मतलब इनर्शिया इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. इनर्शिया है तो मैटर है, और इनर्शिया का जो कंटेंट होता है उसको हम नापते हैं किससे? तो इनर्शिया का कंटेंट नापते हैं मास से. तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखिए, सेकंड लॉ ऑफ मोशन. तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पहला पॉइंट कि इनर्शियल बिहेवियर क्या होता है. इनर्शियल बिहेवियर, इनर्शिया क्या होता है? तो इनर्शिया इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच मेक्स द बॉडी सेंसिटिव टू एक्सटर्नल इंटरैक्शन और एक्सटर्नल फोर्स और द एक्सटर्नल कॉज. यानी इनर्शिया इस प्रॉपर्टी को तय करता है. आपको पता है हर प्रॉपर्टी के साथ एक बिहेवियर जुड़ा है. तो इनर्शियल बिहेवियर क्या है? इनर्शियल बिहेवियर ऑफ द मैटर इज द बिहेवियर हाउ द मैटर रिस्पॉन्ड्स टुवर्ड द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. फोर्स लगने पर उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ये बताता है इनर्शिया. तो पहला पॉइंट है कि डिपेंडिंग अपॉन द इनर्शियल बिहेवियर एवरी मटेरियल बॉडी इज असाइंड मास वैल्यू. यानी उनके जड़त्वीय आचरण के आधार पर हर मटेरियल बॉडी के नाम से हम एक मास का न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे. उसी न्यूमेरिकल वैल्यू उसे मैकेनिकल आइडेंटिटी प्रोवाइड करेगा. जैसे आप कहीं खड़े हैं और 0 से 6 फीट तक पाए जाते हैं वर्टिकल लाइन में, कोई और 5 फीट तक, कोई 4 फीट पर. Depending upon continuity of your body in vertical line, you should be assigned a height value, and that height value gives an identity. कुछ बात समझे? आप कहीं खड़े हैं तो आपका पैर जमीन पर और सर 5 फीट ऊपर, किसी और का 6 फीट ऊपर, किसी 4 फीट, 3 फीट, 3.5 अलग अलग. तो डिपेंडिंग अपॉन द कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ योर बॉडी इन वर्टिकल लाइन, खड़ी रेखा में आपकी शरीर की सतत उपस्थिति की मात्रा के आधार पर आपके नाम से एक हाइट वैल्यू दिया जाता है, और उस हाइट वैल्यू से आपको आइडेंटिटी मिलती. उसी तरह हर बॉडी के इनर्शियल बिहेवियर के आधार पर, याद रहे इनर्शियल बिहेवियर क्या है? हाउ मच एक्सेलरेशन मे बी देयर ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. बल के लगने पर कितना एक्सेलरेशन होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा? नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा. होगा ज़रूर, लेकिन इफ़ यू अप्लाई ए फोर्स बॉडी गेट्स एक्सेलरेटेड. तो ये जो मात्रा तय करना है उसको इनर्शिया कहते हैं, इनर्शियल बिहेवियर कहते हैं. और इनर्शियल बिहेवियर को आइडेंटिटी देते हैं बॉडी को, तो उसी के नाम से यहाँ लिखेंगे पहला पॉइंट कि डिपेंडिंग अपॉन इनर्शियल बिहेवियर, डिपेंडिंग अपॉन inertial behavior of the body, inertial behavior of the body. Depending upon inertial behavior of the body, bodies are assigned a mass value. Bodies are assigned, हम देते हैं उसे, प्रदान करते हैं, assigned mass value. उनको हम मास का एक निश्चित नाम देंगे, M1, M2, M3, 1 kg, 2 kg, 4 kg. कैसे करेंगे? तो इतना आप पढ़ें, स्कूल 12 पास हैं, कि अगर आप 1 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं
और उस बॉडी में 1 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन जनरेट होता हो अगर तो उसका मास वैल्यू 1 kg है। तो ये हमने साइन किया, तो इससे उसकी मैकेनिकल आइडेंटिटी का निर्माण शुरू हुआ, उसकी पहचान बनी कि बॉडी ए इज डिफरेंट फ्रॉम बॉडी बी बिकॉज ए का मास वैल्यू m1 है। एंड व्हाट इज मास वैल्यू? तो एग्जांपल ऐसे समझिए, 1 न्यूटन का फोर्स लगाकर अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन रिएक्ट करता, जनरेट करता, तो उसका मास वैल्यू 1 kg माना जाएगा। ठीक है, तो यही है मास वैल्यू। तो पहले सबसे पहला काम हम उसे मास वैल्यू असाइन करेंगे कि बॉडी की आइडेंटिटी बनाना शुरू किए, ये मैकेनिकल आइडेंटिटी, इसका मास m1 है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये न्यूटन सेकेंड लॉ के अधीन। दूसरा पॉइंट ये तय करेंगे कि वो जो मोशन अगर एक बार तय हो गया कि वो मैकेनिकल है, तो फिर या तो रेस्ट में होगा या मोशन में होगा। अगर मोशन में हुआ तो स्लो होगा या फास्ट होगा। तो उस स्लो और फास्ट या रेस्ट को, इसको कहते हैं रैंक ऑफ मोशन। तो रैंक देते हैं किससे? एक नया टर्म से, उसका नाम है मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या है? तो मोमेंटम इज स्टेट ऑफ मोशन, गति की अवस्था का बताता है। रैंक ऑफ स्टेट ऑफ मोशन, रैंक मतलब स्लो चल रहा हो तो कम वैल्यू दें, और रैंक ऑफ स्टेट ऑफ मोशन यानी वस्तु की गति की अवस्था का सूचकांक है, अंक जो सूचना देता है, और इसको भी हम मोमेंटम वैल्यू देंगे। अब जीरो भी दे सकते हैं, अगर बॉडी रेस्ट में है तो जीरो होगा, अगर बॉडी मोशन में है तो P1 होगा, P2 होगा, P3 होगा, कुछ भी। तो आप सबसे पहला काम किए, बॉडी की मैकेनिकल आइडेंटिटी कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, हिंदी में कहें तो गढ़ रहे हैं। कैसे? हम उसके इनर्शियल बिहेवियर के आधार पर मास वैल्यू दिए, फिर उसके स्टेट ऑफ मोशन के आधार पर, अभी स्लो चल रहा है, फास्ट चल रहा है, चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, उसके आधार पर मोमेंटम वैल्यू दिए। अब मास और मोमेंटम मिलकर बॉडी की आइडेंटिटी कुछ कुछ बनी। अब तीसरा एक काम है, उसके बारे में सोचिए। बॉडी अभी रेस्ट में हो या मोशन में हो, जिस स्टेट ऑफ मोशन में है उससे पहले उस स्टेट ऑफ मोशन में नहीं रहा होगा। हो सकता है उससे पहले और भी तेज चल रहा हो सकता है उससे पहले स्लो चल रहा हो। ये अलग गति की अवस्थाएं हैं जो हो सकती हैं। हम उन अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे लाते हैं? हम 11th पास हैं इसलिए इतना समझते हैं कि चेंज ऑफ स्टेट, 11th छोड़िए ना, 9th पास हैं तो भी हो जाएगा। न्यूटन्स लॉ पढ़े हैं, 9th से ही शुरू हो जाता है मोशन, तो हम उतना पढ़े हैं, तो हमें मालूम है कि रेस्ट से मोशन में आने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है। हमें मालूम है कि स्लो से फास्ट करने के लिए और फोर्स लगाना पड़ता है, और फास्ट से स्लो करने के लिए भी वेलोसिटी के अपोजिट फोर्स लगाना पड़ता है, यानी हमें इंटरैक्ट करना पड़ता है। इंटरैक्शन इज द ओनली कॉज हु कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। इंटरैक्शन एकमात्र कारण है जिससे वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन आता है। अभी जो अवस्था है उसे हम P1 से दिखा रहे हैं, इससे पहले शायद P2 रही हो, उससे पहले P3 रही हो, उससे पहले P4 हो। उस स्टेट से इस स्टेट तक आने में बॉडी और उसके सराउंडिंग के बीच बहुत से इंटरैक्शन हुए होंगे। हर इंटरैक्शन का इफेक्ट में आकर बॉडी स्लो से फास्ट और फास्ट और फास्ट हुआ हो, या बहुत फास्ट रहा हो तो स्लो हुआ हो। तो बॉडी के स्टेट ऑफ मोशन में जो चेंज आया, इस चेंज का कॉज था बॉडी और उसके सराउंडिंग में होने वाला इंटरैक्शन। हर इंटरैक्शन का इफेक्ट हुआ, इफेक्ट के कारण चेंज आया, फिर इफेक्ट हुआ, फिर चेंज आया। तो अलजेब्रिक सम ऑफ इफेक्ट्स ऑफ all the interactions that may be there between body and surrounding is called something that is property of the body। आप स्कूल डेज में तो कुछ और तरीके से पढ़े होंगे, फिर से सुनिए। इतना तो समझ गया ना कि बॉडी अभी जिस स्टेट ऑफ मोशन में है, यानी उसका मास वैल्यू तो नहीं चेंज करता, लेकिन मोमेंटम का जो रैंक वैल्यू अभी दिख रहा है, उससे पहले उससे तेज चल रहा होगा, उससे पहले उससे भी तेज चल रहा हो, या स्लो चल रहा हो। उन सभी परिवर्तन का कारण क्या है? न्यूटन्स लॉ के हिसाब से परिवर्तन का एकमात्र कारण है इंटरैक्शन, और वो होता है सराउंडिंग के साथ। तो बॉडी का सराउंडिंग के साथ जितना सारा इंटरैक्शन हुआ होगा, उन सारे इंटरैक्शन के इफेक्ट को सम अप कीजिए,
अलजेब्रिक सम लीजिए, मतलब बीज गणितीय योग, प्लस हो तो जोड़िए, माइनस हो तो जोड़िए, तब जो वैल्यू आए उस वैल्यू को इस बॉडी का एनर्जी कहते हैं। बोलिए एनर्जी, इसे सुने थे कभी? एनर्जी मतलब आप सुने होंगे एबिलिटी टू डू वर्क, वो भी सही है, लेकिन अब बड़े हो गए हैं तो नए तरीके से सोचिए। algebraic sum of all the effect of all interactions that may be there between the body and surrounding in bringing the body from the initial state of motion to the present state of motion is energy of the body। समझे? प्रारंभिक अवस्था से अब की अवस्था तक आने में जितनी बार अवस्था परिवर्तन हुआ होगा उसका कारण बॉडी और सराउंडिंग के बीच का इंटरेक्शन रहा होगा। उन सारे इंटरेक्शन के इफेक्ट का समेशन लीजिए, तब जो वैल्यू आ जाए उस वैल्यू को इस बॉडी का एनर्जी कहेंगे, और एनर्जी को हम के से डिनोट कर सकते हैं। तो एक तीसरा पॉइंट, अब हमारी बॉडी की मैकेनिकल आइडेंटिटी पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई। अब हम बॉडी को सिर्फ फिजिकली ज्योमेट्रिकली नहीं, मैकेनिकली पहचान दे चुके हैं। ये बॉडी वन है और ए है और बी है, बिकॉज इट हैज ए यूनिक वैल्यू ऑफ इनर्शियल बिहेवियर रिप्रेजेंटेड बाय m1, इट लाई इन ए यूनिक रैंक represented by p1, its history is unique, it has been brought from the initial state to the present state। उस अवस्था से इस अवस्था तक लाने में जितने सारे इंटरेक्शंस हुए सराउंडिंग के, हर इंटरेक्शन में जो भी वर्क डन हुआ होगा उन सारे वर्क का अलजेब्रिक सम, उसी वर्क को हम इफेक्ट कहते हैं, उन सारे इफेक्ट्स का अलजेब्रिक सम आज जो है उसे बॉडी की एनर्जी कहते हैं। तो तीसरा पॉइंट जो लिखिए कि द अलजेब्रिक सम मतलब समेशन ऑफ किसका इफेक्ट्स, किसका इफेक्ट्स, इफेक्ट ऑफ इंटरैक्शंस किसके बीच, इंटरैक्शंस किसके बीच, बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग, बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग, ठीक है। इन ब्रिंगिंग द बॉडी, इन ब्रिंगिंग किसको, द बॉडी, कहाँ से, फ्रॉम रेफरेंस स्टेट टू द प्रेजेंट स्टेट, रेफरेंस स्टेट टू द प्रेजेंट स्टेट is called energy of the body, is called energy of the body, उसे हम बॉडी की एनर्जी कहते हैं। ये तीन पहचान बनी, बॉडी की मैकेनिकल आइडेंटिटी कंप्लीट हो रही, बॉडी की मैकेनिकल आइडेंटिटी नोट भी कर लेते तो अच्छा रहता है। ये टर्म परिभाषा बड़े लोगों वाली, बच्चों वाली नहीं। तो हमने मास वैल्यू दिया, मोमेंटम दिया और एनर्जी दे दिया। अब बॉडी की कंप्लीट मैकेनिकल आइडेंटिटी का निर्माण हो चुका, ठीक है। अब इसी तरह के दो बॉडी के बीच समथिंग होगा जिसके बाद इसका स्टेट भी बदलेगा और उसका स्टेट भी बदलेगा। तो अगला पॉइंट वही लिखने वाले हैं हम लोग। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अंतर्गत कुछ पॉइंट्स का एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। तो मास इनर्शियल बिहेवियर पर, मोमेंटम स्टेट ऑफ मोशन पर और एनर्जी तय हो गई। अब इस तरह के दो बॉडीज होंगे, बहुत से बॉडीज होंगे, हम अभी दो की बात कर रहे हैं। तो इन दो बॉडी के बीच, ऐसे ही सिमिलर दो बॉडी के बीच देयर मे बी एक्सचेंज, मतलब देयर इज मे बी एक्सचेंज ऑफ मास वैल्यू, मोमेंटम वैल्यू या एनर्जी वैल्यू, दैट विल रिजल्ट इनटू चेंज इन स्टेट। ऐसा ही एक बॉडी है जिसका मास वैल्यू m1 p1 k1 है, और दूसरा बॉडी है जिसका मास वैल्यू m2 p2 k2 है। तो मास दिया है, मोमेंटम दिया है, एनर्जी दिया है दोनों का। तो मास वैल्यू m1 p1 k1 है, मास वैल्यू m2 p2 k2 है। अब इनके बीच इंटरेक्शन शुरू होता है, और इंटरेक्शन के बाद क्या हुआ,
इंटरैक्शन क्या है? द प्रोसेस विच रिजल्ट्स इनटू चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, वह प्रक्रिया जिसके परिणामतः दोनों के स्टेट में चेंज आ जाए। स्टेट मतलब मोमेंटम में चेंज आए, जरूर से एनर्जी भी बदलेगी, क्योंकि एनर्जी का डेफिनेशन ही है कि हर इंटरैक्शन में जो इफेक्ट होगा, चेंज आएगा, उसका सम है। तो हर इंटरैक्शन के बाद एनर्जी बदल जाएगी, लेकिन मोमेंटम जरूर बदलेगा, पहला इफेक्ट तो होगा ही। तो मैकेनिकल इंटरैक्शन क्या है? द मैकेनिकल इंटरैक्शन इज ए प्रोसेस, मैकेनिकल इंटरैक्शन इसके बीच हो रहा है। ये एक मैकेनिकल बॉडी है, ये एक मैकेनिकल बॉडी है। मैकेनिकल इंटरैक्शन इज ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग two bodies. Mechanical interaction is a process involving two bodies. एक नहीं, minimum two, maximum भी two, not less than two, neither more than two. इंटरेक्शन के लिए कम से कम दो, ज़्यादा से ज़्यादा दो। कभी ए बी इंटरेक्शन के साथ ए सी इंटरेक्शन हो सकता है, लेकिन ए बी सी एक साथ इंटरेक्शन हो, ऐसा नहीं होगा। द मिनिमम नंबर ऑफ बॉडीज नीडेड टू execute an interaction is 2, and the maximum number of possible to execute interaction is 2. So mechanical interaction is a process involving two bodies that results into, क्या होता है? Change in a state that results into change in a state of motion. Change in a state of motion, जो वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है। दैट मीन्स अवस्था क्या? मोमेंटम, रैंक ऑफ मोशन गेट्स चेंज, स्लो गेट स्पीड अप और स्लो डाउन। अकेले नहीं हो सकता, देयर मस्ट बी टू, उनके बीच होने वाला। इसमें मास का वैल्यू चेंज कर सकता है, मोमेंटम का वैल्यू तो चेंज करना एसेंशियल है, और एनर्जी का वैल्यू भी चेंज करेगा, यहाँ घटा वहाँ बढ़ा। तो ये जो अमाउंट ऑफ मोमेंटम चेंज होगा या जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज होगा बॉडीज के बीच, वह बॉडी की प्रॉपर्टी नहीं होगी, न ए की न बी की। वो किसकी प्रॉपर्टी होगी? कि आप जानते ना, एक दो बॉडी, हम दुकान से सामान लाने गए तो देयर इज ए इंटरैक्शन, इंटरैक्शन बिजनेस इंटरैक्शन, वेयर देयर इज एक्सचेंज ऑफ मनी एंड मटेरियल। अब कितना पैसा इधर से उधर जाएगा या उधर से इधर आएगा, ना हम पर डिपेंड करता ना उस पर, वो डिपेंड करता है उस डील पर कि हम क्या खरीद रहे हैं और वो क्या बेच रहा है, इस पर डिपेंड करता। तो उसी तरह हाउ मच मोमेंटम विल चेंज, ये रीज़न नहीं है, जस्ट ऐसे ही दिमाग में याद रखने की। ए और बी के बीच मोमेंटम चेंज कितना होगा, ये ए और बी पर नहीं डिपेंड करेगा। हो सकता है ए बहुत छोटा हो, फिर भी चेंज उतना ही हो जितना बी में हो। अब बॉल आप ड्रॉप कर दीजिए, बॉल ऊपर से गिर रहा है, नीचे अर्थ है, देयर इज इंटरेक्शन गोइंग ऑन बिटवीन बॉल एंड अर्थ। अब अर्थ का मास कितना ज़्यादा है? अर्थ का मास सुनते 10⁻24 kg है, और बॉल का कितना कम है, लेकिन चेंज जो आता है, जो बॉल में आता है, वही चेंज अर्थ में। ऐसा नहीं, अर्थ का रिस्पॉन्स अलग होगा, बॉल का भी रिस्पॉन्स अलग होगा, लेकिन समथिंग गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉल टू अर्थ और अर्थ टू बॉल, वो दोनों के लिए सेम होगा। यानी मास का लॉस, मोमेंटम का लॉस इसमें ए में जितना होगा उतना ही बी में होगा, और वो ए और बी के मास पर नहीं डिपेंड करता। इसीलिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और द अमाउंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रॉपर्टी ऑफ इंटरैक्शन रादर देन द बॉडी इन्वॉल्व्ड इन इंटरैक्शन। ये उस इंटरैक्शन की पहचान है, उसको पहचान देता है, ना कि ए को ना कि बी को। तो इसलिए हम लोग डिफाइन करने वाले हैं कि एक मैकेनिकल इंटरैक्शन जो ए और बी के बीच हो रहा है किस प्रकार डिफरेंट है दूसरे मैकेनिकल इंटरैक्शन से जो सी और डी के बीच हो रहा हो। तो बिल्कुल डिफरेंट नहीं है क्वालिटी में। क्यों? क्योंकि वो भी मैकेनिकल है, तो वही बात हो रही है, मास मोमेंटम एनर्जी का एक्सचेंज, और इसमें भी वही बात हो रही है, मास मोमेंटम एनर्जी का एक्सचेंज। तो क्वालिटेटिवली यानी गुणात्मक रूप से हर इंटरैक्शन आइडेंटिकल है, मगर मात्रात्मक रूप से अंतर है, और उसी अंतर को नापने के लिए यानी मैकेनिकल इंटरैक्शन को आइडेंटिटी प्रोवाइड करने के लिए एक टर्म डिसाइड किए, दैट इज रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम, that is rate of change of momentum which gives identity to interaction। उससे हम A और B के बीच होने वाले इंटरैक्शन को पहचान देते हैं, न A को पहचान देंगे न B को। ठीक है, तो उसी का नाम है, आप सुने होंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये जो है
ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जिसको हम लोग फोर्स कहते हैं, इज डिफाइंड, ये मैथमेटिकल क्वांटिटी है, द मैथमेटिकल क्वांटिटी है, फिजिकल तो बाद में होगा, मैथमेटिकल रेट है भाई ना, तो मैथमेटिकल क्वांटिटी जिसका नाम है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डिफाइंड, किस लिए, टू गिव क्या, आइडेंटिटी, पहचान देने के लिए, आई गिव आइडेंटिटी, किसको, बॉडी को, नहीं, आइडेंटिटी टू द इंटरेक्शन, उस इंटरेक्शन को जो बॉडी के बीच हुआ है उसको पहचान देने के लिए, ना ए को पहचान देने के लिए ना बी को, इंटरेक्शन को पहचान देने के लिए, ठीक है, समझे, ये नया टर्म डिफाइन किए, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ इंटरेक्शन, इट इज नाइदर प्रॉपर्टी ऑफ ए नॉट प्रॉपर्टी ऑफ बी, याद रखिएगा, वहां दोनों बॉडी का मास वैल्यू अलग है, मोमेंटम वैल्यू भी अलग है, लेकिन जो अमाउंट इधर से निकलेगा वही उसमें जाएगा, इसका मतलब ये बॉडी को देख कर नहीं हुआ है, ये इंटरेक्शन को देख कर हुआ। हमारे जेब में बैलेंस कुछ और हो, दुकानदार के पास कुछ और हो, लेकिन अगर हम खरीद बिक्री करेंगे तो 500 रुपये यहाँ से निकालेंगे, 500 उसके अकाउंट में जाएगा, ये 500 हमारे अकाउंट का 50%, उसके अकाउंट का 1% हो सकता है, तो फिर हमारे साइज को देखकर, उसके अकाउंट को देखकर थोड़ी डील हुआ, सामान को देखकर द नेचर ऑफ इंटरेक्शन डिसाइड्स कि मोमेंटम कितना ट्रांसफर या चेंज होगा, ठीक है, तो ये बात समझें, फोर्स का डेफिनेशन पहले हुआ, लेकिन अभी भी याद रखिए फोर्स इज प्रॉपर्टी ऑफ ए नहीं, फोर्स इज प्रॉपर्टी ऑफ बी नहीं, फोर्स इज प्रॉपर्टी ऑफ ए बी इंटरेक्शन, ए बी के इंटरेक्शन का फोर्स है। अब इंटरेक्शन और बॉडी में रिलेट तो करना पड़ेगा ना, हम जो सुनते हैं, हम जो बोलते हैं, उसका इफेक्ट हम पर पड़ता है, जबकि जो हम सुनते हैं वो सिर्फ हमारी वजह से नहीं होता, ये कान हमारे, बोला कोई और, देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन, आपका औरों के साथ जो इंटरेक्शन होता है उसका बॉडी पर इफेक्ट पड़ेगा, तो हमें रिलेट करना पड़ेगा ना, फोर्स इंटरेक्शन का और बॉडी को रिलेट करना है, उसके लिए अगला पॉइंट लिखते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ में, जिससे हम इंटरेक्शन को उसके इफेक्ट के साथ कनेक्ट करेंगे, यानी फोर्स और बॉडी को कनेक्ट करेंगे, तो कहेंगे तो मानते हैं बॉडी पर ना फोर्स लगता, महाराज बॉडी पर फोर्स लगता वाला कंसेप्ट भी सही है, लेकिन फोर्स बॉडी का नहीं होता, न ए का न बी का, फोर्स इंटरेक्शन का होता है, सो इट नीड टू बी, इसको हमको इंटरेक्शन को पहचान देना पड़ता है, समझें, इट नीड टू बी आइडेंटिफाइड एंड गिवन यूनिक आइडेंटिटी, तो इसलिए इसको रिलेट करना पड़ेगा कि हाउ द फोर्स इज कनेक्टेड और रिलेटेड विद द बॉडी। तो फोर्स का डेफिनेशन हुआ डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, या डीपी भी कह सकते हैं। अब यहाँ मास को इधर रखिए और डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और तब हम लोग लिख सकते हैं फोर्स बराबर मास गुना एक्सेलरेशन। अब याद रखिए दाएं साइड और बाएं साइड में फ़र्क है, बाएं साइड जो एफ लिखा है वो बॉडी का नहीं है, वो इंटरेक्शन का है, और दाएं साइड जो मास लिखा है वो बॉडी का है, और जो एक्सेलरेशन लिखा है वो भी बॉडी का, दोनों ही। तो इसलिए यहाँ पर फोर्स इज ए टर्म एसोसिएटेड विथ इंटरैक्शन, ये इंटरैक्शन से जुड़ा हुआ है, बट मास इज ए टर्म एसोसिएटेड विद द बॉडी एंड एक्सेलरेशन इज ए टर्म एसोसिएटेड विद द बॉडी। आप एक्सेलरेशन ये एफ बराबर एम में जो लिखते हैं ना, वो इतना आसान नहीं सोचिए तीनों एक ही का बात कर रहे हैं, नहीं, एफ फॉर इंटरैक्शन है और एम फॉर बॉडी है, इनको रिलेट करते हैं। और आखिरी पॉइंट में यहाँ पर ए बराबर हो गया एम एफ, एक तरह से ये इंटरैक्शन का है, इंटरैक्शन, और ये बॉडी का, और ये भी बॉडी का, यानी बॉडी का मास क्या है, तो बॉडी का मास वो प्रॉपर्टी है जो तय करेगा कितने इंटरैक्शन स्ट्रेंथ पर कितना एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन बॉडी पर इफेक्ट है, जो बॉडी पर है, इंटरैक्शन में नहीं, और फोर्स इंटरैक्शन का है कि अगर इंटरैक्शन इस लेवल का होगा तो बॉडी में एक्सेलरेशन कितना होगा, ये रिलेट करता है, ठीक है। तो ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अंतर्गत हम लोग 3-4 पॉइंट्स देखे, फर्स्ट लॉ भी देख लिए। अब थर्ड लॉ के बारे में सोचना चाहिए। थर्ड लॉ को जानने से पहले दो फंडामेंटल प्रिंसिपल समझिएगा, बहुत आसानी समझिएगा। एक प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मैकेनिकल इंटरेक्शन। ये दो पॉइंट देखें तब बाकी थर्ड लॉ आसान सी बात है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और दूसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ
मैकेनिकल इंटरेक्शन। तो देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का एक्सप्लेनेशन इसमें दो प्रिंसिपल समझें। प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस of mechanical interaction, principle of physical independence of mechanical interaction। प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मैकेनिकल इंटरेक्शन कहता है कि अगर ए और बी के बीच इंटरेक्शन हो रहा है मान लो, तो इसका कॉज ए और बी में ही होगा, पड़ोस में सी है उसकी वजह से नहीं हुआ है, और इसका इफेक्ट ए और बी तक ही सीमित होगा। यानी द कॉज ऑफ इंटरेक्शन, इफ इंटरेक्शन इज गोइंग ऑन बिटवीन टू बॉडीज ए एंड बी, द कॉज लाई विद द बॉडीज एंड इफेक्ट इज लिमिटेड टू द बॉडीज। इसका कारण ए और बी में होता है और इसका इफेक्ट ए और बी तक ही होता है। ए ने बी को धक्का दिया तो बदलाव ए में आएगा और बी में आएगा, पर उसमें सी और डी और ई और एफ से कोई मतलब नहीं, न उसका कारण उनमें था न उसका इफेक्ट उसमें होगा। तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसका मतलब है टोटल अमाउंट ऑफ मोमेंटम इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। कुल मोमेंटम वैल्यू, आपके आसपास जितना बॉडी है जो मोशन में है, स्लो है या फास्ट है, सब का मोमेंटम वैल्यू ऐड कीजिए, इन सब का वैल्यू जोड़कर जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होना है। अगर उसमें कभी परिवर्तन नहीं होना है तो कभी आप किसी बॉडी को स्लो से फास्ट होते देखिए तो समझ लीजिए इसमें अकेले नहीं चेंज हुआ होगा, इसके साथ किसी और में भी चेंज हुआ। तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के आधार पर हम कह सकते हैं ए चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन नेवर अकर्स इन आइसोलेशन। बॉडी ए में जब चेंज आएगा तो आसपास कोई ना कोई बॉडी भी होगा उसमें भी चेंज आएगा, तो फिर इसका चेंज को प्लस मानेंगे तो उसका चेंज को माइनस मानेंगे, दोनों चेंज को जोड़ देंगे तो जीरो आएगा। इसीलिए तो मोमेंटम चेंज का जो रेट है जिसको आप फोर्स कहते हैं वो भी पेयर में होता है, इसमें भी चेंज आता है उसमें भी चेंज आता है। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर वैलिड है तो चेंज ऑफ मोमेंटम नेवर अकर्स इन आइसोलेशन, इट ऑलवेज अकर्स इन पेयर, एंड दैट इज व्हाई देयर ऑलवेज एग्जिस्ट ए पेयर ऑफ फोर्सेस, एक्शन रिएक्शन पेयर। इसलिए वहाँ हमेशा एक पेयर ऑफ फोर्सेस होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, तो यही पॉइंट लिखना है कि पहला कि a change of momentum never occurs in isolation. Change in momentum never occurs in isolation, never occur in isolation, अकेले नहीं होता है। There is a pair, there is a pair of change, pair of change। और इसी वजह से जब बॉडी ए और बॉडी बी के बीच इंट्रैक्शन होगा तो फोर्स भी पेयर में होगा, एक को एक्शन बोलते हैं दूसरे को रिएक्शन बोलते हैं। और एक्शन रिएक्शन पेयर के बीच क्या रिलेशन होता है कि एक्शन रिएक्शन पेयर जो होगा उनका पहला पॉइंट, टाइम ऑफ एक्शन कॉमन होगा, जब वो एक्ट करेंगे एक्शन तभी रिएक्शन, उनका लाइन ऑफ एक्शन भी कॉमन होगा एक ही लाइन में, उनका डायरेक्शन ऑफ एक्शन अपोजिट होगा, उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा, फिर भी वो एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पाते एक्शन रिएक्शन को, क्योंकि एक्शन ए पर होता है तो रिएक्शन बी पर। एक ही जेब में 100 रुपये डालें और 100 रुपये निकालें तो बैलेंस हो जाएगा। रुपए यहाँ से निकले हैं और आपके जेब में गए हैं तो अमाउंट में तो बराबर ही है, इधर माइनस है तो उधर प्लस है, जिस समय निकले उसी समय ट्रांसफर हुआ, तो टाइम भी कॉमन है, लेकिन बैलेंस कैसे होगा? दो अलग अलग पॉकेट है ना, एक पॉकेट में लॉस भी होता गेन भी होता तभी तो बैलेंस होता। इसी तरह एक्शन नेवर बैलेंस रिएक्शन फोर्स बिकॉज
in spite of having same magnitude, same line of action, opposite direction, equal in amount, because they acts at two different bodies. तो ये हुआ न्यूटन साहब का थर्ड लॉ का आइडिया. ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल आइडिया हुआ. अब इन कॉन्सेप्ट्स में बहुत सी नई बातें आई, जैसे हम मास को नए अंदाज से समझे, मोमेंटम, एनर्जी, और फिर इंटरैक्शंस, और इंटरैक्शंस आर इंडिपेंडेंट. ए एंड बी आर इंटरैक्टिंग, देन सी एंड डी शुड नॉट रेस्पॉन्ड एट ऑल. ए और बी के बीच इंटरैक्शन होगा तो उसका इफेक्ट सी और डी पर नहीं होगा. तो ये सब चीज़ हम लोग देखें. अब इसका एप्लीकेशन अगले क्लास में होगा.